ये क्लास आपकी हिंदी की रिवीजन क्लास है और ये क्लास जो है गद्यांश आधारित और कुछ काव्यांश आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश को पढ़ने के साथ साथ प्रश्न करने के कुछ आसान से तरीकों को। दिया कि 1000 वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, अंत में नदी समुद्र से जा मिलती है। पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाला एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति है जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। 1000 वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। नदी का पानी उफंड पड़ता है और तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव को बाहर ले जाता है। ये कुछ आपका जो गद्यांश के जो कुछ लाइन थे, जो गद्यांश के सारांश है, इसको हम समझें इसके माध्यम से। और पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग करिए। गद्यांश आप लोग पढ़ लिए हैं और इसका आंसर आप लोग करेंगे कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन के तर्ज पे ही इस क्लास को हम उसी हिसाब से करेंगे। समुद्र किनारे, खेतों किनारे, नदियों किनारे या जंगल किनारे। तो संस्कृति का जन्म जो होता है वो नदियों किनारे होता है। क्या होता है वो नदियों किनारे होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम मिलती रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे अगली क्लास के लिए। ये ऑप्शन आपका दिया है। देखिए, भारतीय संस्कृति किसकी देन है, समुद्र की, खाड़ी की, यमुना की या गंगा की। तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। किसकी देन है? गंगा की देन है। ऐसा गद्यांश में दिया गया है, मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है कि नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है। तो ए है नदी वापस समुद्र मिल जाती है। दूसरा है कि बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। सी है नदी एक स्थान पर टिकती नहीं। और डी है नदी का जल बहुत खारा होता है। तो आपको बता दूं कि बाढ़ बनकर नुकसान जो पहुंचाती है उसी को बात कहा गया यहाँ पे कि नदी अस्थिर मित्र क्यों कहा जाता है। ये अस्थिर मित्र है, पहले स्थिर रहती है फिर जब बाढ़ आती है तो ये नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रवृत्ति को अस्थिर मित्र कहा गया है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन दिया है कि नदी क्या नहीं है। नदी क्या नहीं है? अस्थिर मित्र जो कि है पुनर्जीवित करने वाली आपकी यही नहीं है। क्या नहीं है? पुनर्जीवित करने वाली ही नहीं है। बाकी निरंतर रचना करने वाली है, संस्कृति का उद्गम स्थल भी है। लेकिन नदी क्या नहीं है? तो पुनर्जीवित करने वाली जो है वो नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है, इसलिए क्योंकि ए है वह मीठा पानी देता है, बी है सदा बहती रहती है, सी है केवल वह खेती का आधार है और डी है जल ही जीवन है। तो क्या सही हो जाएगा? इसका सही लोग आप सभी ऑप्शन आपने अपने जो है कमेंट में करिए। तो जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। देखिए, जो गद्यांश के अनुसार जो हमारे जीवन में नदी का जो बहुत महत्व है, क्योंकि इसलिए है कि जल ही जीवन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर का है। क्या दिया है 6ठे नंबर का प्रश्न? मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता है कि, क्यों नहीं देता है? इसके अलावा भी कुछ उसके महत्व हैं जो उसको समझेंगे ऑप्शन के थ्रू। खेतों की सिंचाई मदद करती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। तो किसके लिए? खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है। क्या करती है? खेतों की सिंचाई में भी महत्व देती है, इसलिए भी हम इसका जो महत्व है उस करते हैं, इसका महत्व बढ़ा करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है। तो नदी से समुद्र या समुद्र से समुद्र या समुद्र से नदी या नदी से नदी। तो चलिए आप लोग अपने अपने आंसर करिए। समुद्र से समुद्र क्या हो जाएगा? समुद्र से समुद्र। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो भाप बन के जब उड़ता है और उड़ के वो जाता है बादल में संग्रहित हो जाता है और संग्रहित होने के बाद फिर वो नदियों के रास्ते पानी होते हुए वो फिर जाके समुद्र में मिल जाता है। तो इस तरह जो ये समुद्र तक का पानी है वो वापस चला आता है। यही बात इस प्रश्न में पूछा गया है।
8वें प्रश्न की बात करें तो दिया कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ए है आपका निरंतर, बी है भारतीय, सी है प्रकोप, डी है तृप्त। हम जानते हैं कि शब्द में प्रत्यय और विसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होता है। तो मान लीजिए ये शब्द है और शब्द के पहले उपसर्ग और शब्द के बाद प्रत्यय। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले निरंतर को देख लीजिए, भारतीय को देख लीजिए, प्रकोप को देख लीजिए, तृप्त को देख लीजिए। तो आप जब भारतीय में आएंगे, आप भारतीय में, तो इसमें क्या है, भारत प्लस ई, भारत प्लस ई आपका मिलके भारतीय बना है और यहीं पे देखिए प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे जो गद्यांश आधारित लास्ट प्रश्न है। दिया कि मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सखा, बंधु, अरि या संगी। तो क्या नहीं है, इसका उत्तर आप सभी लोग जल्दी से करिए। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपका अरि होता है। देखिए अरि नहीं है, बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। सखा हो ही गया आपका, बंधु हो ही गया, संगी हो ही गया, अरि जो है आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने काव्यांश की तरफ। एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को हम पढ़ के इस पे आधारित जो प्रश्न हमारे हिंदी के बने हैं उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि रिवीजन में ऐसे प्रश्न को जल्दी कैसे करने हैं। तो देखिए क्या दिया है, ये विकल्प को चुनिए, यहाँ का लाइन है और यहाँ शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो, फसलों से दहक रही हो। तो ये आपका जो काव्यांश है ये अच्छा एक काव्यांश है और इस काव्यांश पे आधारित जो प्रश्न है अब उनको करने का समय आ गया है। तो करते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या दिया है कि यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वह क्या नहीं करता। तो क्या नहीं करता, बगीचा लगाना, खेती करना, पेड़ पौधा लगाना या नहर बनाना। तो क्या नहीं करता, वो नहर नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता, बाकी चीज़ें तो वो जिक्र किया ही है, पेड़ पौधा लगाने की, खेती की और बगीचा की। 11वें प्रश्न की बात करें तो क्या दिया है कि कविता में लेखक का प्रेम झलकता है, प्रकृति, पशु, धन, परिवार। कैसा प्रेम झलकता है, उसका जो है जो प्रकृति प्रेम है, क्या है उसका जो प्राकृतिक प्रेम है वही झलकता है। यानी कि वो प्रकृति के लिए एकदम प्रेम उसके मन में उमड़ रहा था, वही बातें को अपना दर्शाता है। पेड़ लगाने की बात करके, क्यारी बनाने की बात करके और भी चीज़ें जो है उनसे अपनी जो प्रकृति प्रेम है वो अपना बाहर की तरफ झलकाव रखता है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि परती धरती से आशय है। परती धरती से कैसी आशय है कि ज़मीन जो है, ऐसी ज़मीन जो बंजर और उबड़ खाबड़ हो, ऐसी ज़मीन जिसे प्रतिवर्ष जोता बोया न जाता हो, ऐसी ज़मीन जिसमें 100 से अधिक परतें हों, जिसके नीचे पानी ही पानी हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जिसे प्रतिवर्ष जोया बोता न जाता हो। परती धरती का सेंस आप ही जानते हैं, आपके भी गांव देहात में अगर परती का यूज होता है तो परती ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे कभी वहाँ फसल वसल उपजने की बात भी न की जाए, ना हाँ कोई जोतने या बोने की बात की जाए, तो ऐसी धरती को परती धरती कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न यह है, क्या दिया है, दिया कि फसलों से दहक रही हो। वाक्य में रेखांकित शब्द जो दहक है उसका क्या अर्थ प्रयुक्त हुआ है। जो दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसको बात बताना है आपको। फसल बोने के अर्थ में, फसल के पकने के अर्थ में, फसल के कच्चा होने के अर्थ में या फसल पर पाला पड़ने के अर्थ में। दहकना का मतलब क्या होता है, इस बात को यहाँ इंडिकेट करना है अपने ऑप्शन के थ्रू। तो जो फसल जो होता है, जो पकने की बात होती है, उसी के अर्थ में यहाँ दहक का यूज किया गया है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया कि समूह से भिन्न शब्द है, क्या है, छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन या डी फूल फल लदे। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, फूल फल लदे। समूह से भिन्न शब्द जो है वो फूल फल लदे। बाकी छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी और छोटा सा उपवन, ये तो ये इनका जो सोच था, जो कवि थे इनमें, काव्यांश के कवि, इनके तो मन में इनकी प्रकृति की जो भावना थी वो तीनों चीज़ को लेकर थी, बाकी फूल फल लदे से नहीं था। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो दिया है कि
समान लयात्मक शब्द नहीं है। लयात्मक महक, दहक, दहक और लहक और लहर। अब इसमें जो लयात्मक है यानी कि जो लय है वो प्रोनाउंसिएशन आप देखिए ज़रा, आप देखेंगे ज़रा, तीनों के प्रोनाउंसिएशन एक होंगे और बाकी जो एक होगा चौथा उसका अलग होगा। यहाँ पे देखिए आपको महक यानी कि हक दिख रहा है, दहक यानी कि हक दिख रहा है और लहक हक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लहर में हर आ गया है। क्या आ गया? हर। इसलिए जो लहर है ये लयात्मक शब्द नहीं है, ये अलग हो जाएगा इन तीनों से। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुँच सके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।